Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka, and I welcome you all in this channel Amit Juneja Economics, and in today's lecture of money and various concepts related to money. So हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी कि व्हाट इज मनी, तो उसके अंदर हमने वेरियस डेफिनेशंस ऑफ मनी की बात की थी। उसमें हमने बात की थी कि व्हाट इज अ लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी एंड व्हाट्स अ फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी, व्हाट इज अ नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी, ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ मनी, नियर मनी। सो ये हमने कॉन्सेप्ट जो है अपने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे जिनके अंदर हम आमतौर पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? तो जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है, उसको हम कहते हैं मनी वैल्यू ऑफ मनी। ओके, मनी वैल्यू ऑफ मनी। अब ये क्या चीज है? नाम से अगर हर एक चीज को उसके नाम से पकड़ेंगे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो मनी वैल्यू ऑफ मनी। आप एक मनी यूनिट ले लीजिए। लेट इट बी कि आपके पास एक 200 रुपए का नोट है। ओके, सो 200 रुपए का आपके पास नोट है, तो ये मनी हो गया। ओके, नाम से पकड़ेंगे। मनी आपके पास किस फॉर्म के अंदर है? रुपीस की फॉर्म में, और रुपीस की फॉर्म में आपके पास 200 रुपए का नोट है। अब वो कहता है कि जो भी आपके पास ये मनी है, इसकी मनी वैल्यू क्या है? मतलब ये जो 200 रुपए का नोट है, ये मनी वैल्यू कितनी रखता है? मतलब जब आप इसको मार्केट में लेके जाएंगे तो लोग इसको कितने की मनी समझेंगे? ध्यान से सोचो, मैं कंफ्यूज कर रहा हूं थोड़ा सा, अब इसको सॉल्व करते हैं। वो कहता है कि जो भी आपके पास 200 रुपए का मनी नोट है, उसकी मनी वैल्यू कितनी है? मतलब 200 रुपए का नोट कितने का है? अब मैं कहता हूं कि 200 रुपए का नोट जो है ना, वो 50 रुपीज का है। तो मैंने ये क्या बोल दिया? अब 200 रुपए का नोट क्या 50 रुपए का हो सकता है? 200 रुपए का नोट तो 200 का ही होएगा। सो अब 200 रुपए का नोट जो है वो 200 रुपए का इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर 200 लिखा हुआ। सो मनी वैल्यू ऑफ मनी क्या है? मनी वैल्यू ऑफ मनी होता है कि जो भी आपके पास एक मनी यूनिट है, जैसे कि मैं बोलूं कि मेरे पॉकेट में इस टाइम पे ये 500 का नोट है, तो ये एक मनी यूनिट है। अब मैं बोलूं कि इस मनी यूनिट की मनी वैल्यू क्या है, कि अब ये कितने का है? अब सोचो, अगर मैं मान लूं कि इसके ऊपर ये 500 प्रिंट नहीं है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करे, इसी नोट के ऊपर 200 छाप दे, तो ये कितने का बन जाएगा? 200 का। अगर इसी पेपर के ऊपर, ये आप समझो ये 500 का नोट नहीं है, दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। सो अगर इस पेपर के ऊपर जो है वो 2000 का नोट छाप दे, तो ये 2000 का बन जाएगा। अगर इसके ऊपर 10 रुपए का नोट छाप दे, तो ये 10 रुपए का बन जाएगा। सो मनी वैल्यू ऑफ मनी क्या है कि जो भी आपके पास मनी यूनिट है वो एक्चुअली कितने का है। तो कितने का होगा ये कैसे पता लगेगा? सिंपल, जो उसके ऊपर लिखा हुआ है। अगर इस पेज के ऊपर, इस पेपर के ऊपर 10 रुपए लिखा है, तो ये 10 रुपए का है। अगर इसके ऊपर 20 लिखा है तो 20 का है, 100 लिखा है तो 100 का है, 500 लिखा है तो 500 का है। सो मनी वैल्यू ऑफ मनी का एक और नाम भी है, हम इसको फेस वैल्यू ऑफ मनी भी कहते हैं। फेस वैल्यू ऑफ मनी मतलब जो भी आपके पास मनी है उसके फेस पे क्या लिखा हुआ है। ये इसका फेस ही है, ये जो है ये इसका फेस है ना। सो इसके फेस पे क्या लिखा हुआ है? फेस पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है, यहाँ पे इसने 500 लिख दिया कि ये जो है ये 500 का है। आगे भी लिख दिया, पीछे भी लिख दिया कि ये 500 का हो गया जी। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द फेस वैल्यू ऑफ मनी। सो मनी वैल्यू ऑफ मनी एंड द फेस वैल्यू ऑफ मनी आर सेम। सो व्हाट इज मनी वैल्यू ऑफ मनी? Whatever monetary unit is
printed on a piece of paper is called the money value of money. Whatever is written on a piece of paper by the monetary authority, a monetary authority कौन है? 500 रुपए के नोट को पब्लिश करने के लिए, दैट इज अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इट्स अ मॉनेटरी अथॉरिटी. उसने किसी भी पीस ऑफ पेपर के ऊपर कितने यूनिट्स लिख दिए, इसके ऊपर कितना लिख दिया, 500 यूनिट्स लिख दिया, तो ये 500 का बन गया. अगर इसी पीस ऑफ पेपर पे वो 200 लिख देते तो 200 का बन जाता. तो फेस वैल्यू ऑफ मनी और द मनी वैल्यू ऑफ मनी जो है वो सेम है. मतलब जो भी आपके हाथ में एक मनी यूनिट है वो मार्केट में जाएंगे तो वो कितने का चलेगा, उस पे आप कितने जो है उसको एज अ कितने का नोट आप यूज कर सकते हैं, वो उसकी मनी वैल्यू है. अगर मेरे पास 500 का नोट है तो मैं उसको 500 में ही यूज करूंगा. 200 का है तो उसको 200 में यूज करूंगा. सो ये क्या है, ये इसकी मनी वैल्यू ऑफ मनी जो है वो हो जाती है. याद रखना है, बहुत सिंपल याद रख सकते हैं कि मनी वैल्यू ऑफ मनी और फेस वैल्यू ऑफ मनी सेम होते हैं. तो जो किसी भी नोट के ऊपर, किसी भी कॉइन के ऊपर प्रिंट होता है, ठीक है. अगर मान लीजिए कि 1 रुपए का कॉइन है तो मुझे कैसे पता लगा कि वो 1 रुपए का कॉइन है, उसके ऊपर 1 रुपए लिखा हुआ है. अगर कोई 10 रुपए का कॉइन है तो मुझे कैसे पता लगेगा वो 10 रुपए का कॉइन है, उसके ऊपर 10 जो है प्रिंट किया होगा. तो जो किसी भी यूनिट का, जो भी किसी भी करेंसी यूनिट के ऊपर प्रिंट किया होता है वो क्या होता है, वो उसकी मनी वैल्यू होती है. कि मतलब हमने उस जो इंस्ट्रूमेंट है वो पीस ऑफ पेपर हो सकता है, वो जो है कोई मेटल हो सकती है. जैसे इंडिया के अंदर जो कॉइन्स है वो मेटल के बनते हैं, ठीक है. तो जो मेटल है या पीस ऑफ पेपर है, हम उस पीस ऑफ पेपर, उस मेटल को क्या समझे कि वो कितने की मनी है. तो कितने की मनी है तो कैसे पता लगेगा, जो उसके ऊपर प्रिंट किया होगा वही उसकी जो है उसको हम उतना ही समझेंगे. 10 रुपए का कॉइन है तो उसको 10 रुपए का समझेंगे. क्यों समझेंगे, उसके ऊपर 10 रुपए लिखा हुआ है. अगर 100 रुपए का नोट है तो 100 रुपए के नोट को 100 रुपए का क्यों समझेंगे, उसके ऊपर 100 रुपए लिखा हुआ है. सो वो क्या हो जाएगा, वो सारी की सारी उसकी मनी वैल्यू ऑफ मनी जो है वो हो जाएगी. कि जो भी आपके पास मनी है उसकी मनी वैल्यू कितनी है, मतलब वो कितने की मनी है, तो कितने की मनी होगी, जो उसके ऊपर लिखा होगा उतने की मनी होगी. सो दैट इज कॉल्ड द मनी वैल्यू ऑफ मनी. एक होती है उसको हम कहते हैं रियल वैल्यू ऑफ मनी. अब जो रियल वैल्यू ऑफ मनी है ये क्या है, हम ये कह सकते हैं कि रियल वैल्यू ऑफ मनी इज द परचेजिंग पावर ऑफ मनी. मतलब जो भी आपके हाथ में मनी यूनिट है वो आपको कितनी चीजें परचेज करके दे सकता है, दैट इज द रियल वैल्यू ऑफ मनी. कैसे, हम एग्जांपल लेते हैं. लेट इट बी कि आपके हाथ में एक 100 रुपए का नोट है. तो यू हैव 100 रुपए नोट. आप मार्केट में गए कोई भी चीज परचेज करने के लिए. लेट इट बी कि आपने जो है वो पेन लेने. सो आप गए पेन लेने के लिए. सो द प्राइस ऑफ अ पेन इज 20 रुपी. ठीक. तो जो आपके पास 100 रुपए हैं वो आपको कितने पेन परचेज करके दे सकते हैं. आप सोचो कितने पेन परचेज करेंगे, 5. कैसे पता लगा, पता लगा कि मेरे पास 100 रुपए थे, एक पेन जो है वो 20 रुपए का है. सो मैंने क्या करना है, 100 रुपए देने हैं तो उसके बदले में मुझे 5 पेन मिल जाएंगे. मतलब जो मेरे हाथ में मनी है उसकी परचेजिंग पावर क्या है, मतलब वो मुझे कितनी चीजें परचेज करके दे सकती है. तो मैंने कहा मुझे 5 पेन परचेज करके दे सकती है. तो मैं कहूंगा रियल वैल्यू ऑफ मनी इज 5. अब वो 5 आंसर कैसे आया, देखो 5 आंसर कैसे आया, हमने 100 को 20 के साथ डिवाइड कर दिया तभी आंसर 5 आया ना. अब 100 क्या था, 100 था आपके पास जो भी मॉनेटरी वैल्यू है. अब व्हाट इज 20 इज द प्राइस लेवल. तो इससे क्या होगा, इससे आपकी जो रियल वैल्यू ऑफ मनी है हम उसको ड्राइव कर सकते हैं. ठीक है. तो रियल वैल्यू ऑफ मनी क्या है, ये परचेजिंग पावर है. जो भी आपके हाथ में पैसे हैं वो आपको कितनी चीजें परचेज करके दे सकते हैं. सो अगर हम उनको परचेजिंग पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो है रियल वैल्यू ऑफ मनी. अब मैं अगर कहता हूं कि जो रियल वैल्यू ऑफ मनी है ना, इसका प्राइस लेवल के साथ इनवर्स रिलेशन होता है. इनवर्स मतलब सोचो, अब हमने कहा कि स्टार्टिंग के अंदर आपके पास 100 रुपए थे,
और जो पेन का प्राइस था वो 20 रुपी था, तो 100 रुपी आपको 5 पेन परचेज करके दे सकते हैं। सो द रियल वैल्यू ऑफ मनी इज 5। अब क्या हो, आपके हाथ में 100 रुपी ही है, पहले भी 100 रुपी का नोट था, अभी भी 100 रुपी का ही नोट है, पर जो पेन आप परचेज कर रहे थे, सपोज करो वो 10 रुपी का हो जाता है, तो मतलब प्राइस ऑफ पेन जो है वो 20 रुपी से कम होके हो गया 10 रुपी का। अब सोचो, अब आपके हाथ में वही 100 रुपी का नोट फिर से है, अब आप उसको फिर से मार्केट में लेके गए। अब आपने शॉपकीपर को 100 रुपी का नोट दिया और बोला इससे ना मुझे पेन दे दो, तो उसने क्या किया, उसने आपको 10 पेन दे दिए। मतलब अब वो जो 100 रुपी का नोट है उसने आपको 10 पेन परचेज करके दिए। मैं बोलूंगा अब क्या हुआ, अब जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गई। अब मुझे वो 10 पेन परचेज करके दे रहा है, मतलब रियल वैल्यू ऑफ मनी जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गई। अगर पेन जो है वो अब हो जाए सपोज करो 50 रुपी का, अब आपके पास फिर से 100 रुपी है, आप मार्केट में गए, अब आपने पूछा कि पेन कितने, वो कहता है जी एक पेन 50 रुपी का है। अब आपके हाथ में जो 100 रुपी है ना, उससे सिर्फ 2 ही पेन आएंगे, तो अब वो जो 100 रुपी का नोट है अब आपको सिर्फ 2 पेन परचेज करके दे सकता है। मतलब वही 100 रुपी का नोट है, देखो यहां पर भी वही 100 रुपी का नोट था, यहां पर भी वही है और यहां पर भी वही है। 100 रुपी का नोट तो वही है, बट अगर प्राइस 20 था तो मुझे 5 पेन परचेज करके दे रहा था। वही 100 रुपी का नोट जब प्राइस 10 हो गया तो मुझे 10 नोट परचेज करके दे रहा है। वही 100 रुपी का नोट जब प्राइस 50 हो गया तो मुझे 2 पेन परचेज करके दे रहा है। मतलब अगर हम इसको इनिशियल पोजीशन समझ लें, अगर प्राइस 20 से 10 हुआ, प्राइस कम हुआ, तो उसी नोट ने मुझे ज्यादा चीजें परचेज करके दी, तो परचेजिंग पावर बढ़ गई। अब अगर वही 100 रुपी का नोट हो और प्राइस बढ़ जाए तो वही मुझे 2 पेन परचेज करके देगा, मतलब वो क्या हुआ, परचेजिंग पावर कम हो गई। सो जो भी रियल वैल्यू ऑफ मनी है वो परचेजिंग पावर ऑफ मनी भी होती है और उसका प्राइस लेवल के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। अगर प्राइसेस कम हो जाएंगे तो वही मनी आपको पहले से ज्यादा चीजें परचेज करके देगी, अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो वही मनी आपको पहले से कम चीजें परचेज करके देगी। सो रियल वैल्यू ऑफ मनी क्या है, वो परचेजिंग पावर ऑफ मनी होती है। अभी जो भी आपके हाथ में मॉनेटरी यूनिट है वो आपको कितनी चीजें परचेज करके दे सकता है, वो बहुत सिंपल सी बात है, कितनी परचेज करके देगा। वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, पहला आपके पास वो जो नोट है वो कितने का है, नंबर 2 वो जो नोट है जब आप उसको मार्केट में लेके जाते हो और जो चीज आप परचेज करने वाले हो उसका प्राइस कितना है। अगर तो प्राइस पहले से कम हो गया होगा तो वही नोट आपको ज्यादा चीजें खरीद के दे देगा, और अगर प्राइस बढ़ गया होगा तो वही नोट आपको कम चीजें खरीद कर देगा होगा। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, अगर आप अपने पापा से या अपने दादाजी से या नाना जी से, नानी जी से, दादी जी से पूछें तो आपको एक बात बोलेंगे, वो कहेंगे कि हमारे जमाने में, उनके जमाने में मतलब क्या होता था, हम ना 1 रुपया होता था हमारे पास तो उससे इतनी सारी चीजें आ जाती थी। ठीक है, जैसे मेरी अपने फादर इन लॉ से बात हुई उस दिन, तो मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि जब मैंने ज्वाइन किया था एज अ गवर्नमेंट जॉब, माय फादर इज आल्सो इकोनॉमिक्स लेक्चरर, तो मैं भी इकोनॉमिक्स लेक्चरर हूं, तो उन्होंने कहा जब मैंने ज्वाइन किया था ना तो मेरी सैलरी थी 300 रुपीज पर मंथ, तो हम ना 300 में भी बचा लिया करते थे। मैं बोलूं यार मेरी सैलरी तो 50,000 है, तो 50,000 में कुछ नहीं बचता। मतलब क्या हुआ, अब जो चीजें हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिसाइड करती हैं, ठीक है, जो भी चीजें हैं वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि हमारे पास उसको खरीदने के लिए पैसे कितने हैं, वो इस बात पे भी डिपेंड करती है कि प्राइस कितना है। अब मैंने कहा कि पापा अगर आपके पास 300 रुपी थे, अब आपकी सैलरी थी 300 पर मंथ, मेरी है 50,000 पर मंथ, मतलब आपसे ऑलमोस्ट 150 टाइम ज्यादा, ठीक है ना, 150 टाइम से भी ज्यादा, 160 170 टाइम हो गया। सो मेरी सैलरी आपसे 160 टाइम ज्यादा है, बट अगर आप ध्यान से सोचें कि उस टाइम के प्राइस और आज के प्राइस में भी उतना ही गैप आ गया। मतलब जब आपकी सैलरी कम थी तो प्राइसेस भी तो कम थे, आज अगर हमारी सैलरी ज्यादा है तो प्राइस भी तो ज्यादा है। बात सोचने वाली है कि उस टाइम पे अगर मैं अपनी बात करूं, जब मेरे पापा ने मुझे सबसे पहले, मेरे हमारे घर पे एक टीवीएस मोपेड हुआ करती थी, तो मेरे पापा ने सबसे पहले मुझे वो टीवीएस मोपेड चलाने के लिए दी थी।
तो मैंने अपने हाथों से जो पहली बार उसमें पेट्रोल डलवाया था वो मैंने डलवाया था 18 रुपीज पर लीटर। 18 रुपीज पर लीटर मैंने खुद डलवाया हुआ है। आज की डेट में जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, पेट्रोल का रेट जो है वो 84 रुपीज पर लीटर है। तो अब अगर मेरी सैलरी बढ़ी है तो पेट्रोल के प्राइस भी तो बढ़े हैं, डीजल के प्राइस भी तो बढ़े हैं। किसी टाइम पे शुगर मैंने खुद परचेज करी हुई है 12 रुपीज पर केजी, आज की डेट में 40-45 के रेंज में चल रही होगी, तो रेट भी तो बढ़े। सो अब क्या हुआ कि हम कितना परचेज कर पाएंगे चीजों को, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला, हमारे पास पैसे कितने हैं, और नंबर 2, उसका मार्केट में रेट कितना है। सो क्या होगा, अगर आपकी मॉनेटरी वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब अब आपके पास 100 रुपए का नोट था, अब 100 की जगह पे आ गया आपके पास 200 का नोट। अगर 200 का नोट आएगा, आप पहले से ज्यादा चीजें खरीद पाएंगे। बट अगर आपके पास 100 रुपए का नोट ही रहे और प्राइस बढ़ जाए तो क्या होगा, आप पहले से कम चीजें खरीद पाएंगे। अगर प्राइस कम हो जाए तो आप ज्यादा चीजें खरीद पाएंगे। सो रियल वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है कि जो भी आपके पास मनी अवेलेबल है वो आपको कितनी चीजें खरीद के दे सकती है। तो अगर हम पास्ट से आज का कंपैरिजन करें तो क्या हुआ है, रियल वैल्यू ऑफ मनी जो है वो क्या हुई है, कम हुई है। क्यों कम हुई है, क्योंकि प्राइसेस बहुत बड़े हैं, तो उससे लिए हमारे हाथ में जो पैसे होते हैं वो हमें बहुत कम चीजें परचेज करके दे पाते हैं। तो रियल वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कम हो गई है, क्योंकि जो रियल वैल्यू ऑफ मनी है उसका प्राइस लेवल के साथ इनवर्स रिलेशन जो है वो हुआ करता है। ठीक है, सो दिस इज अ रियल वैल्यू ऑफ मनी। एक हुआ मनी वैल्यू ऑफ मनी। मनी वैल्यू ऑफ मनी क्या है कि जो भी किसी भी मनी नोट के ऊपर, मनी कॉइन के ऊपर लिखा हुआ है वो उसकी मनी वैल्यू है। रियल वैल्यू क्या है कि जो भी आपके पास मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपको कितनी चीजें परचेज करके दे सकते हैं, वो उसकी जो है रियल वैल्यू हो जाती है। एक होती है, उसको हम कहते हैं कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। ये तीन ही चीजें हैं जो हमारे समझने वाली हैं। कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी, ये मैं आपको क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मनी करने हैं, मनी कितनी तरह की होती है वहां पे जाके यूज होने वाले हैं। सो अब है कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी, नाम से क्लियर कीजिए भाई। जो भी आपके पास मनी इंस्ट्रूमेंट है, अब चाहे वो कॉइन है और चाहे आपके पास पेपर नोट है, जो मर्जी है, उसकी कमोडिटी वैल्यू क्या है। कमोडिटी वैल्यू मतलब क्या कि जो भी आपके हाथ में मनी यूनिट है आप उसको मनी मत समझो। मतलब आपके हाथ में 500 का नोट है ना, तो उसको 500 मत समझो। अगर आपके हाथ में 2000 का नोट है तो उसको 200 मत समझो, आप उसको एक कमोडिटी समझो। कमोडिटी तो ये क्या हो, नाम से क्लियर करो। अब अगर 500 रुपी का नोट 500 का नहीं है तो फिर वो क्या है, वो एक पीस ऑफ पेपर है। पेपर इज अ कमोडिटी। मतलब कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है कि जो भी आपके हाथ में मनी यूनिट है वो जिस कमोडिटी से बना हुआ है उस कमोडिटी की वैल्यू कितनी है। नाम से क्लियर करो, कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी मतलब जो भी आपके हाथ में मनी यूनिट है वो जिस कमोडिटी से बना हुआ है, जिस कमोडिटी से बना हुआ है उस कमोडिटी की वैल्यू कितनी है। मनी की वैल्यू नहीं लेनी। जैसे अगर मैं फिर से आपको ये 500 का नोट दिखाऊं, आप समझो कि ये 500 का नोट नहीं है, ठीक है, ये 500 का नोट नहीं है, तो फिर ये क्या है, ये एक पीस ऑफ पेपर है। ठीक, तो अब ये पीस ऑफ पेपर कितने का है, आप सोचो ये 500 का नोट है ही नहीं, मैं तो उसको एज अ पीस ऑफ पेपर समझ रहा हूं, तो ये पेपर कितने का है, क्योंकि ये जो मनी है, ये देखो ये मनी हो गई। मनी जो है वो कौन सी कमोडिटी से बनी है, तो कमोडिटी क्या हो गई, पेपर। तो इस पेपर की वैल्यू क्या है। अगर हम बात करें इस 500 के नोट की, तो ये 500 के पेपर, इसके ऊपर ये जो प्रिंटिंग की है सारी, ये लगा लोगों के जो आपके पास 500 का नोट है, इसकी जो टोटल कॉस्ट आती है इसको प्रिंट करने पे और ये सारा लगा के, वो आती है ₹2.76। ठीक है, इसकी जो कमोडिटी वैल्यू है, मतलब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज ये नोट छापने पे आ जाए तो वो कहती है कि अगर हमने एक 5 रुपए का नोट छापना है तो उसके लिए हमें ₹2.76 खर्च करने पड़ते हैं। किस चीज पे, मतलब इसके पेपर पे
इसके ऊपर जो इंक लगाई गई है उसके ऊपर, इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट के ऊपर, सारा खर्चा मिला मिलू के जो है वो कितना आता है, वो 2 रुपीज 76 पैसे का आता है। तो मैं बोलूंगा इसकी कॉमोडिटी वैल्यू जो है वो क्या है, वो 2 रुपीज 76 पैसे। समझा? जैसे अगर हम बात करें कॉइन की, तो अब मेरी पॉकेट में कॉइन भी है, ठीक है, तो मेरे पास ये 1 रुपी का कॉइन है। अब ये 1 रुपी का कॉइन किससे बना हुआ है? इंडिया के अंदर जितने भी कॉइन्स हैं उनके लिए यूज होता है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, ये मेटल यूज होती है, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। अब ये जो 1 रुपी का कॉइन है, इसको प्रिंट करने में, मतलब ये सारा बनाने में, इसकी मेटल हो गई, इसके ऊपर जो प्रिंटिंग है वो हो गई, सारा मिला के गवर्नमेंट को जो टोटल इसके ऊपर एक्सपेंडिचर आता है वो आता है 70 पैसे। जो 1 रुपए का नोट है, या सॉरी 1 रुपए का जो कॉइन है, उसको बनाने में गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो क्या है, वो 70 पैसे है। मतलब अगर मैं इसको 1 रुपी का कॉइन ना समझूं और अगर मैं इसको एक ऐसे मेटल समझूं, कौन सी, स्टेनलेस स्टील, तो ये कितने का है, ये 70 पैसे का। अगर आप इसको एक ऐसे किसी कबाड़ वाले के पास चले जाओ, उसको बोलो कि ये यार ये 1 रुपए का कॉइन नहीं है, ये एक मेटल है, ठीक, तो कितने पैसे देगा, हो गएगा, अच्छा मेटल है तो ये मेटल जो है ना वो 70 पैसे की है, तो 1 रुपया दे दो, तो उसके बदले में 70 पैसे ले जाओ। मतलब अगर मैं इसको जो है वो 1 रुपए का कॉइन ना समझूं और इसको एज ए मेटल समझूं, तो ये कितने का है, ये 70 पैसे का है। तो क्या हो जाएगा, वो उसकी कमोडिटी वैल्यू हो जाएगी। नाम से क्लियर कर लीजिए कि जो भी आपके पास मनी अवेलेबल है, वो मनी जिस कमोडिटी से बनी हुई है, उस कमोडिटी की वैल्यू कितनी है। मतलब हमने उस मनी इंस्ट्रूमेंट को मनी नहीं समझना, हमने उसको एक कमोडिटी समझना है, एक पीस ऑफ पेपर समझना है, एक जो है पीस ऑफ मेटल समझना है। उस पीस ऑफ मेटल की, उस पीस ऑफ पेपर की वैल्यू कितनी है, दैट इज द कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। तो जैसे मैंने कहा कि जो 500 का नोट है उसकी जो कमोडिटी वैल्यू है वो कितनी है, 2 रुपी 76 पैसा। जो 1 रुपी का कॉइन है उसकी जो कमोडिटी वैल्यू है वो कितनी है, 70 पैसा। सो दीज आर द कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। तो मनी की 3 वैल्यूज होंगी। पहली क्या होगी, मनी वैल्यू ऑफ मनी। मनी वैल्यू ऑफ मनी क्या हुआ, जो भी उसके ऊपर लिखा हुआ है वो, यानी उसकी जो फेस वैल्यू है वो मनी वैल्यू ऑफ मनी है। फिर रियल वैल्यू मतलब उसकी परचेजिंग पावर, वो हमें कितनी चीजें परचेज करके दे सकती है। नंबर 3 इट्स अ कमोडिटी वैल्यू, कि जिस भी कमोडिटी से वो मनी यूनिट बनाया गया है उस कमोडिटी की वैल्यू कितनी है जब हम उसको मनी जो है एक्सेप्ट जो है वो ना करें। सो अब इसी के बेसिस पे हम बहुत सारी जो मनी है उनको हम डिफाइन करेंगे। उसमें हम बस ये 3 चीजें ही जो है वो यूज करने वाले हैं। यानी अब हम बात करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ मनी। फॉर्म्स ऑफ मनी के अंदर जो पहली मनी आती है उसको हम कहते हैं फुल बॉडीड मनी। ठीक है, फुल बॉडीड मनी क्या है, फुल बॉडीड मनी वो मनी होती है जिसके अंदर, मैं यहां पे लिखने वाला हूं, मनी वैल्यू ऑफ मनी इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। अब ये मैंने अभी समझाया था कि जो मैं अभी थोड़ी देर में इसको आपको फॉर्म्स ऑफ मनी कराऊंगा, मैं इन्हीं चीजों को यूज करूंगा। तो देखो 2 चीजें तो आ गई। वो कहता है फुल बॉडीड मनी वो मनी होती है जिसके अंदर मनी वैल्यू ऑफ मनी और कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी सेम होता है। अब मनी वैल्यू ऑफ मनी क्या हुआ, हमने अभी बात की थी कि मनी वैल्यू ऑफ मनी इज आल्सो कॉल्ड फेस वैल्यू ऑफ मनी। अब फेस वैल्यू ऑफ मनी और कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी, ये दोनों क्या होनी चाहिए, ये सेम होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ भी, जितना किसी भी मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखा हुआ है जो कि उसकी मनी वैल्यू है, उतनी ही उसकी कमोडिटी वैल्यू भी होनी चाहिए। अब ये क्या, अब सोचो अगर हम 500 का नोट सोचे, सो 500 रुपी के जो नोट है उसकी फेस वैल्यू कितनी। अब वो 500 का क्यों है, क्योंकि उसके मुंह पे 500 लिखा हुआ है, तो वो क्या होगी, इसकी फेस वैल्यू।
अब फेस वैल्यू बोलो कि मनी वैल्यू बोलो, वो तो सेम है। पर अगर मैं उसको 500 का नोट एक्सेप्ट ना करूं और ये भूल जाऊं ये 500 का नोट है, मैं बोलूं ये तो एक पीस ऑफ पेपर है, तो पीस ऑफ पेपर है तो उस पीस ऑफ पेपर की वैल्यू कितनी है, मैं बोलूंगा वो तो 2.76 रुपये है। यानी अब उसकी जो फेस वैल्यू या मनी वैल्यू है वो तो है 500 रुपये, पर अगर उसी को मैं कम्युनिटी मान लूं, अब उसको कम्युनिटी मानूं तो उसकी वैल्यू है 2.76। अब ये तो इक्वल नहीं है, इसका मतलब जो आपका 500 का नोट है वो फुल बॉडीड मनी नहीं है। अब फिर अगर ये नहीं है तो फिर फुल बॉडीड मनी है क्या? अगर आप 1 रुपये के कॉइन की बात करें, सो 1 रुपये का कॉइन 1 रुपये का क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर 1 रुपये लिखा हुआ है, तो उसकी मनी वैल्यू ऑफ मनी कितनी हो गई? 1 रुपये। अभी मैंने आपको समझाया था कि हम फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल यूज करते हैं टू मेक 1 रुपये कॉइन और 2 रुपये कॉइन। तो अब अगर आप उसको 1 रुपये का कॉइन ना समझो और उसको समझो ये तो मेटल है, तो उस मेटल की वैल्यू कितनी है? तो मैंने आपको भी समझाया था वो कितने का है, वो 70 पैसे का है। इसका मतलब अब जो फेस वैल्यू ऑफ मनी है या मनी वैल्यू ऑफ मनी है वो 1 रुपये है, पर उसकी कमोडिटी वैल्यू कितनी है? वो 70 पैसे है, ये भी बराबर नहीं है। इसका मतलब जो आपका 1 रुपये का कॉइन है वो भी फुल बॉडीड मनी नहीं है। तो ये फिर फुल बॉडीड मनी है क्या? ये जो फुल बॉडीड मनी है, पहली बात तो ये याद रखना है कि आजकल के टाइम में ये सर्कुलेशन में नहीं है। जब इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स रूल करते थे तो ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पर सिल्वर कॉइन्स चलाए थे। आपके पापा के पास या आपके दादाजी के पास वो 1 रुपये का सिल्वर कॉइन होगा ब्रिटिशर्स के टाइम का। अब वो 1 रुपये का कॉइन था। पहली बात तो ये सोचो, मैं बोल क्या रहा हूं, मेरी वर्डिंग पे जाना। मैंने कहा ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर 1 रुपये का सिल्वर कॉइन चलाया, तो मुझे कैसे पता लगा वो 1 रुपये का है? वो 1 रुपये का है मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि उसके ऊपर 1 रुपये लिखा हुआ था। तो उसकी फेस वैल्यू ऑफ मनी कितनी हो गई? 1 रुपये, क्योंकि उसके ऊपर 1 रुपये लिखा हुआ। अब वो 1 रुपये का जो कॉइन था वो बना किससे था? मैंने कहा वो होते थे सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर के। अब आप ना भूल जाओ कि वो सिल्वर का कॉइन है और वो 1 रुपये का है। आप समझो ये 1 रुपये का कॉइन है ही नहीं, ये क्या है? एक पीस ऑफ सिल्वर है। जैसे आजकल जो हमने अभी बात की कि इंडिया में जो आज की डेट में कॉइन बनते हैं वो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनते हैं, उस टाइम पे जो कॉइन बनते थे वो सिल्वर से बनते थे। जो मेटल यूज होती थी वो सिल्वर थी। अब आप भूल जाओ कि वो 1 रुपये का कॉइन है। आप सोचो आपके हाथ में एक सिल्वर का पीस है, ठीक? तो आप किसी भी जो है गोल्ड स्मिथ के पास गए, उसको बोले कि यार ये मेरे पास ना एक पीस ऑफ सिल्वर है, ये ले ले, अब इसके बदले में कितने पैसे देगा? वो कहता है 1 रुपये। मैंने कहा यार 1 रुपये तो इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो इसके बदले में 1 रुपये क्यों देगा? वो कहता है ये 1 रुपये का सिल्वर कॉइन इसलिए है क्योंकि इसको बनाने के लिए 1 रुपये की सिल्वर यूज हुई है। अब ध्यान से सोचो, अब ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो 1 रुपये का सिल्वर कॉइन था वो इसलिए था क्योंकि उसको बनाने के लिए उसमें 1 रुपये की सिल्वर यूज होती थी। मतलब अगर आप भूल जाएं कि वो 1 रुपये का कॉइन है और आप ये सोचो कि आपके हाथ में एक पीस ऑफ सिल्वर है, तो अगर आप उसको किसी को बेचने जाए ना आपको 1 रुपये मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि अगर आप उस 1 रुपये के कॉइन को एक कमोडिटी समझें, क्या कौन सी कमोडिटी? सिल्वर, और उसको बेचने जाएं तो आपको कितने मिलेंगे? आपको 1 रुपये मिलेगा। इसका मतलब फेस वैल्यू ऑफ मनी एंड द कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी जो थे वो सेम थे। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फुल बॉडीड मनी। तो फुल बॉडीड मनी क्या हुई? वो हुई कि जिसके ऊपर जितना लिखा होगा, मतलब जितनी उसकी मनी वैल्यू ऑफ मनी होगी, उसके बनाने के अंदर जो कमोडिटी यूज होगी उसकी कमोडिटी वैल्यू भी उतनी ही होगी। यानी अगर हम उसको एक मनी इंस्ट्रूमेंट के तौर पे एक्सेप्ट ना करें और उसको एक कमोडिटी के तौर पे एक्सेप्ट करें, सो दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है। सो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो सिल्वर कॉइन्स थे वो फुल बॉडीड मनी हुआ करते थे। मतलब वो 1 रुपये का सिल्वर कॉइन इसलिए था क्योंकि उसको बनाने के लिए 1 रुपये
की सिल्वर जो है वो यूज की हुई थी, तो इसलिए मनी वैल्यू ऑफ मनी एंड द कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी सेम, तो वो क्या होगा, वो फुल बॉडीड मनी जो है वो हुआ करेगी। ठीक है, पर आजकल के टाइम में ये जो फुल बॉडीड मनी है ये नहीं चलती। जो आजकल के टाइम में चलती है हम उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव मनी। रिप्रेजेंटेटिव मनी, अब रिप्रेजेंटेटिव मनी का मतलब क्या हुआ भाई, अब जो आपके हाथ में आज की डेट में मनी यूनिट है, मान लो आपके हाथ में 500 का नोट है, वो 500 जो है, जो उसके ऊपर लिखा हुआ है ना, अगर मैं बोलूं कि मेरे पॉकेट में 500 का नोट है, तो ये 500 का नोट किस लिए है, क्योंकि इसके ऊपर 500 लिखा हुआ है। ये जो पीस ऑफ पेपर है ना, ये क्या कर रहा है, ये 500 को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ये अगर इसको 500 ना सोचूं और इसके पीस ऑफ पेपर समझूं, तो इस पीस ऑफ पेपर की वैल्यू तो 500 नहीं है ना। तो अगर इसी के ऊपर गवर्नमेंट क्या करती, 500 का नोट छापने की बजाय इसके ऊपर 200 का नोट पब्लिश कर दिया जाता, तो ये पीस ऑफ पेपर क्या करता, ये पीस ऑफ पेपर अब 200 को रिप्रेजेंट करता। इसी पीस ऑफ पेपर के ऊपर सपोज करो 10 रुपए का नोट छाप देते, तो ये 10 रुपए को रिप्रेजेंट करता। मतलब आजकल के टाइम में जो चलती है वो रिप्रेजेंटेटिव मनी है, मतलब जो भी आपके हाथ में वो मनी यूनिट है ना, उसकी कम्युनिटी वैल्यू और उसकी फेस वैल्यू सेम नहीं है, या उसकी मनी वैल्यू और कम्युनिटी वैल्यू सेम नहीं है। वो जो आपके हाथ में है वो जस्ट उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 500 की का एक रिप्रेजेंटेटिव है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव मनी। अब रिप्रेजेंटेटिव मनी क्या होगी, रिप्रेजेंटेटिव मनी वो होगी जिसके अंदर मनी वैल्यू ऑफ मनी इज ग्रेटर देन द कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, या अगर हमने मनी वैल्यू ऑफ मनी नहीं लिखना तो हमने इसका दूसरा नाम भी लिख देते हैं कि फेस वैल्यू ऑफ मनी इज ग्रेटर देन द कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, अब यानी अब 500 के नोट की फेस वैल्यू कितनी, 500, और उसको बनाने के लिए जो प्रिंटिंग कॉस्ट आई, हमने अभी बात की कि 2.76 रुपये आती है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो 500 का नोट है ना, ये क्या कर रहा है, जस्ट 500 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअली इसकी वैल्यू 500 नहीं है। अब इसमें ध्यान रखना, कभी भी रिप्रेजेंटेटिव मनी के अंदर जो कम्युनिटी वैल्यू है वो मनी वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे मान आपके हाथ में 1 रुपए का कॉइन, तो उसकी मनी वैल्यू कितनी है, अब 1 रुपए का कॉइन है, तो आपको कैसे पता लगा वो 1 रुपए का है, क्योंकि उसके फेस के ऊपर 1 रुपया लिखा हुआ है, तो उसकी फेस वैल्यू या उसकी मनी वैल्यू हो गई 1 रुपए। हमने बात की कि अगर उसको हमने बनाना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसका जो टोटल कॉस्ट आती है वो आती है 70 पैसा। अगर उसको बनाने में कॉस्ट आती होती 1 रुपी 50 पैसा, ठीक है, 1 रुपी 50 पैसे की कॉस्ट आती होती, ठीक है, तो अब क्या होता, अब ना ये हो जाता, अब कम्युनिटी वैल्यू हो जाती ज्यादा और मनी वैल्यू होती कम, तो लोग क्या करते, लोगों ने ये करना था, वो कहते हैं छोड़ 1 रुपए को यूज करते नहीं, इसको क्या करते हैं, ऐसे मेटल यूज करते हैं, मेटल में बेच दो आपको 1 रुपी 50 पैसे मिलेंगे। तो क्या होगा, अब लोगों ने ना क्या करना था, 1 रुपी का जो कॉइन है ना उसको मेल्ट करके उसको मेटल में कन्वर्ट कर लेना था और उसको 1.5 रुपए में बेच देना था। तो इसलिए गवर्नमेंट ऐसा कभी नहीं चाहेगी, गवर्नमेंट हमेशा ये करेगी कि जो मनी वैल्यू होगी उसको ज्यादा रखेगी, कम्युनिटी वैल्यू उसको कम रखेगी, ताकि अगर कोई उसको मेल्ट करके मार्केट में बेचने जाए तो उसको लॉस ही हो, तभी लोग उसको 1 रुपए में एक्सेप्ट करेंगे। अगर कम्युनिटी वैल्यू ज्यादा हो गई, लोगों ने उसको मनी के फॉर्म में एक्सेप्ट करना ही बंद कर देना है, लोगों ने उसको मेटल की फॉर्म में लेना शुरू कर देना है, और मेटल की फॉर्म में लेंगे तो क्या होगा, अगर मेटल की फॉर्म में लेंगे तो लोगों, अब गवर्नमेंट जो है वो 1 रुपी का कॉइन छापे जा रही है, लोग क्या कर रहे हैं, उसको मेटल में कन्वर्ट किए जा रहे हैं और उसको 1.5 जो है रुपीज में कन्वर्ट किए जा रहे हैं, तो इससे तो गवर्नमेंट को लॉस होने शुरू हो जाएंगे। सो जब भी रिप्रेजेंटेटिव मनी होगी तो उसमें क्या होगा, हमेशा जो मनी वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी और उसको बनाने के लिए जो कम्युनिटी यूज की जाएगी उसकी वैल्यू जो है वो कम होगी।
Okay, so these are the two forms of money, representative money और the full bodied money. हम कुछ और money forms की भी बात करेंगे अपने next lecture के अंदर. So we meet again in the next lecture. Till then, it's goodbye from my side. Thank you very much and all the best.